स्टार्ट रिकॉर्डिंग और उसके अच्छा जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। स्क्रीन शेयर भी कर लें। अच्छा तो हम यहाँ पे थे कि हम ये बात कर रहे थे कि आप रीड भी कर सकते हैं। अच्छा जब आप रीड कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे इसने ये एरर दे दिया है। किसी को समझ आ रही है कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? चले मैं आपको बता देता हूं। हो ये रहा है कि हम यहाँ पे इसको राइट की कमांड दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं भाई इसको रीड करो। तो राइट की कमांड के साथ रीड तो नहीं ये करेगा। ये तो फिर हमें उसने अनसपोर्टेड ऑपरेशन का जो है वो एरर दे दिया है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसको ये बताना कि भाई पहले रीड करो, इस फाइल को रीड करो, इसको एज ए रीडली ओपन करो और उसके बाद इसके कंटेंट को रीड करो, डाटा के वेरिएबल में सेव करो और उसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब मैं जब इसको रन करता हूं ओहो यार ये एक तो फिर सारे आ जाए। कहाँ गया? हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि कोई मजीद अगर स्टूडेंट आ जाइए कि हमें डिस्टर्बेंस हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बेशक पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है अभी तक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई आ भी नहीं रहा तो चलें हम इसको फिर आगे लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी काम करना है आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको पहले आर के साथ करना है, रीड ओनली ओपन करना है, उसके बाद उसके डाटा को रीड करना है और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। तो रीड करें या राइट करें, आपके पास जो बेसिकली दो ही ऑपरेशंस हैं जो मेन ऑपरेशंस हैं आपके पास। आप रीड कर सकते हैं डाटा को, आप राइट कर सकते हैं डाटा को। और अगर आप अपनी कोई जनरेटर किस्म का कोई अपना खास किस्म के फंक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप वैसे फंक्शंस भी जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छा इसके बाद एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आपके पास जो है वो होते हैं जनरेटर्स। सॉरी जनरेटर नहीं हम उसको बोलते, हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ठीक है, पाइथन के अंदर आपको मिलेंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स। और इसको मैं मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मोस्टली हम इसको विद की कमांड के साथ जो है वो यूज करते हैं। होता क्या है, आपने अभी ऊपर देखा कि आपको फाइल ओपन करनी पड़ रही है और उसको फिर क्लोज भी करना पड़ रहा है। अगर आप क्लोज करना भूल जाएं तो फाइल तो खुली रहेगी। और अगर फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपके जो लॉक्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम फिर ये होगी आपके साथ कि आप को ये नहीं पता होगा कि आपने फर्ज करें आपने मल्टीपल फाइल्स ओपन की हुई हैं, कौन सी फाइल ओपन की हुई है और कौन सी फाइल जो है वो आपने क्लोज की हुई है, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए फिर हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स को यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से मुराद ये है कि आप ये वाली यही डाटा, बल्कि हम ये ऊपर वाला डाटा ले लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या देते हैं कि भाई ओपन करो एज। अब मैंने इसको एज ए एफ ओपन किया है, एज ए फाइल। मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूँ, कोड आपको मिल जाएगा सारा। अब करते हम ये हैं कि हम फाइल को विद की कमांड के साथ ओपन कर लेते हैं। ये आपके कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स हैं। ये पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हैं कि भाई हाँ उसको ये पता है, विद की कमांड के साथ ये पता चल रहा है कि भाई आपने जो फाइल ओपन की थी वो एज ए एफ ओपन की थी। जब डाटा रीड हो जाए, सॉरी यहाँ पे आपको जो है वो क्लोज करने की फिर जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसको क्लोज कर देगा। इससे पहले आपने यहां पे ये क्लोज की कमांड एक्सप्लिसिटली दी थी, लेकिन जब आप विद के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो फिर आपको क्लोज की कमांड देने की जरूरत नहीं है, वो उसको खुद ही क्लोज कर देगा। ये इसका एडवांटेज होता है। तो पहले आपको जो जो 3 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, अब उसकी बजाय आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। और एडवांटेज ये है कि जब आप मल्टीपल लाइंस आपके पास आती हैं, मतलब फर्ज करें आपके पास डाटा जो है वो 10 डिफरेंट फाइल्स के साथ से आ रहा है, फाइल 1 टू फाइल 10, तो आपको ये नहीं पता चलता कि भाई आपने कौन सी फाइल ओपन की और कौन सी क्लोज की।
आप अगर उसका लिहाज रखेंगे, उसको मैनेज करेंगी, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इतने ज्यादा तरद्दुद में पड़ने से बेहतर है कि आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज कर लें। उसका काम है इसको ओपन करना और क्लोज करना। आपका काम सिर्फ डाटा को रीड करना है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है वो यहां पे आप चाहें तो आप जो है एफ डॉट रीड लाइन भी कर सकते हैं और एफ डॉट रीड लाइंस भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी एक फंक्शन जो है वो आप वो यूज कर सकेंगे। तो उसके बाद जो आपका डाटा है वो डाटा के फोल्डर में आ जाएगा। डाटा के ऊपर फिर जो है वो आप किसी किस्म के भी जो ऑपरेशंस हैं वो लगा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग्स जो है उनको भी जो है वो कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ जो है वो अपना पूरा का पूरा डाटा जो है उसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। वो एक ही फाइल के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा। और आप जो चाहें तो आप इन चीज़ों के साथ जो है थोड़ा सा मजीद आप अपने एंड पे थोड़ा सा इसको देखें, इसके साथ प्ले करें। और उसके बाद जो है हम अभी थोड़ा सा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं है, मैं आपको एक और चीज़ जो है वो स्क्रिप्ट्स के हवाले से बताना चाहता हूँ। एक मिनट। सर मेरा सवाल था एक। जी पूछें। सर ये जो आपने बताया एज एफ, ये यहाँ पे वेरिएबल का नेम है या फिर मतलब कि फाइल को शो करे? ये फाइल का हैंडल है आपका, मतलब वो उसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपके फाइल को हैंडल करने के लिए ये सारे का सारा। तो हमें यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं नहीं। डायरेक्ट जो भी हम मतलब कि फाइल है तो हम इसको एफ डॉट रीड करवा सकते हैं जी जी, डायरेक्ट। आप उसको एफ डॉट रीड करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू। तो ये क्योंकि एक ही लाइन के अंदर हो रहा है, इससे पहले आपने नोट किया कि आपको ये 3 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, तो ये आपको इसके अंदर जो है वो एक एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको और बतानी है, वो है, अच्छा मैं करने लगा था कुछ और। एक मिनट, हमने यहाँ पे लिखना है 02, ये सेकंड लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर ही आएगा, फंक्शंस। काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, ये वाली फाइल्स जो हैं ये मैंने अपलोड करनी है गिटहब के ऊपर। लास्ट वाली भी मैं भूल गया था, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक तो ये किया कि हमारे पास यहाँ से कोड बल्कि कॉपी कर लेते हैं हम, इस वाले कोड को लेते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारे पास कुछ कोड है जिसके अंदर एक हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं और उसके ऊपर एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद ये जो है ना हमारे पास इस तरह जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। और उसके बाद हमने एक काम ये भी किया है अभी थोड़ी देर पहले, वो ये किया है कि जो जो आउटपुट जनरेट हो रही है इसको हमने सेव भी किया है। तो अब हम इसको यहाँ पे इकट्ठा ही लिख देते हैं। तो ये देखें, अब आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो ये बन गई है। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं ये ऊपर, उसके ऊपर ये एक ऑपरेशन हो रहा है जिसके जरिए एक नई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। इस स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करें तो ये आपकी HTML प्रिंट होती है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसको डायरेक्ट सेव भी करना है HTML के अंदर। तो आप इस तरह करके इसको राइट कर सकते हैं, राइट की कमांड के साथ हम उसको सेव भी कर रहे हैं। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ और हम इसका नाम रखते हैं डाटा साइंस वेबसाइट, फर्ज करें। जब आप इसको रखते हैं और अब हम इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखें ये हमारे पास HTML पूरी की पूरी जो है उसने रीजनरेट की है। लेकिन जैसे ही मैं अब यहाँ पे दोबारा आता हूँ आउटपुट के अंदर और इसको मैं दोबारा जो है वो रन करता हूँ, सॉरी यहाँ की बजाय हम इसको आउटसाइड में करते हैं रन, ब्राउजर टैब में। तो आप ये देखें ये ऊपर मेरा टाइटल भी चेंज हो गया और नीचे जो है ये मेरी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अब अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, रिमेंबर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमने पाइथन को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो बेसिकली होता क्या है। इट्स ए सेट ऑफ कमांड्स गिवन टू योर कंप्यूटर
ठीक है, और उनका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी एक जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है बेसिकली, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो इस तरह करके हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोसीजर तो ये है कि हम जो है ना अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो स्क्रिप्ट की फॉर्मेट्स में लिखें, यानी कि आपने वेरिएबल्स रखे हुए हैं और वेरिएबल्स के अंदर आप कोई वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू जनरेट होती है, और उसके बाद जो है वो हमारा जो आउटपुट है वो उसको उसकी ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करती है। हमारे केस में वो अभी क्या प्रोसेसिंग कर रही है, वो सिंपल जो है उसके लिए एक HTML जो है वो कोड जनरेट कर रहा है और उसको वो सेव कर रहा है। इसकी जगह आप चाहें तो कोई चार्ट जनरेट करवा सकते हैं, चाहे तो आप इसकी जगह जो है वो अपनी कोई PPC की कंपेन जनरेट करवा सकते हैं इसके साथ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन हमारे केस में हम यहाँ पे सिर्फ उससे एक HTML की वेबसाइट जो है वो जनरेट करवा रहे हैं और उसका नाम हमने जनरेटर रखा हुआ है। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ना विद के साथ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे पास कंटिन्यूटी रहे। अच्छा, जब आप विद को यूज करते हैं तो आप उसके नीचे जितनी भी कमांड्स होंगी वो टैब के साथ आएंगी। पाइथन में आपने ज़हन में रखना है कि आपने जो है वो हमेशा टैब देनी है, या 4 स्पेसेस देनी है या टैब देनी है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंप्यूटर कैसे कन्फिगर हुआ है। लेकिन एक टैब दे देंगे तो आपको एरर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम जो है ये हमारे पास जो है वो डाटा इस तरह हमारा जो है वो कंप्यूटर में जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद सर ये जो आपने कॉलन यूज़ किया है एफ के बाद, तो ये भी नेसेसरी है ना? जी जी, ये कॉलन आपने हमेशा यूज करना है, इसके बगैर आपको जो है वो एरर आएगा। ओके सर। अच्छा, कॉलन हम क्यों यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यूटी के लिए हम यूज करते हैं कि भाई इसके बाद इसके इससे रेलिवेंट जितनी कमांड्स हैं वो उसके आगे आ रही हैं। अगर आप फर्ज करें ओके नहीं सर। देंगे, आप ये देखें अगर मैंने यहाँ पे नहीं दिया और इसके ऊपर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे एरर देगा इस तरह कि भाई आपने सिंटैक्स एरर है, पाइथन एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एट द एंड जो है ना डबल कॉलन आए। अच्छा, पाइथन में आपके पास अगर जो लोग आप में से C++ या दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं, उन्होंने हमेशा देखा होगा कि ये सेमी कॉलन आता है। पाइथन में सेमी कॉलन नाम की कोई चीज नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि आपने जब कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करना है, या मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करना है, इफ एल्स की कंडीशंस को यूज करना है, या आपने लूप्स को यूज करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा जो है वो ऑलवेज रिक्वायर यू टू हैव ए कॉलन, ये आपने हमेशा कॉलन जो है यूज करना है। इसके अलावा आपको कॉलन की जो है वो जरूरत नहीं है। आपको इन 3-4 चीजों पे, इसके अलावा फंक्शंस में भी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमने क्योंकि अभी किए नहीं है, तो अभी तक जितना किया उसके मुताबिक आपको इन तीनों चीजों के अंदर जो है ना आपको कॉलन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। अगर कॉलन नहीं देंगे तो फिर आपको जो है वो एरर आएगा, जैसे कि हमारे पास अभी आया। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो एलैबोरेट करते हैं। इसी स्क्रिप्ट को अब हम एक फंक्शंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो फंक्शंस होते हैं स्क्रिप्ट को लेके, जैसे ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ रहा है ऊपर, असल मसला ये है कि ये जो ना कॉन्सेप्ट जो है फंक्शंस के स्क्रिप्ट के, इसके ऊपर हम हफ्तों हफ्तों बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जब हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे होते हैं। तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं इसको आपको सिर्फ जो है ना इसका एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि ये क्या है। आप में से जो प्रोग्रामिंग वाले नहीं है बच्चे, या जो साइंस वाले नहीं है, आई नो कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी इसकी, बट प्लीज बियर विद मी। आपको मतलब हम अदरवाइज इस कोर्स को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे अगर हम इन चीजों की डिटेल में चले जाएं। तो मुझे इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ रहा है। अच्छा, पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा डेफ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डेफ का मतलब यह है कि आप डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना। लेट से मेरी केस में मैंने उसका नाम रख दिया माय फंक्शन, या आप कहते हैं वेबसाइट जनरेटर। ठीक है, या आप चाहते हैं PPC कैलेंडर। आपने कोई कैलेंडर बनाना है, जो एक फंक्शन लिखना है जो PPC का कैलेंडर जो है वो मुझे बना के दे कि मैंने किस किस डेट को अपनी PPC जो है वो कंपेन जो है वो चलानी है। या आप कहते हैं
प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर। तो आपने कोई भी कैलकुलेटर बनाया हुआ है जो प्रॉफिट और लॉस आपकी वेबसाइट का कैलकुलेट करता है, आपकी डिजिटल बिजनेस का, तो वो भी आप इस तरह इसको नाम दे सकते हैं। तो पहली चीज क्या है आपके पास, डेफ, जो कि जहां पे आपने अपने फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है, और उसके बाद आपकी ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी। स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, और उसके बाद आपने ये डबल कॉलन देना है, सॉरी डबल कॉलन नहीं, मतलब कॉलन देना है इसको, हम दो दो डॉट्स जो है वो देने हैं आपने, एंड दैट्स इट। ये जो है आपके फंक्शन को आपने डिफाइन करना है ऐसे। उसके बाद ये जो और जब आप एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पे नीचे, जहाँ पे ये पी खत्म हो रहा है, इसके नीचे ये ऑटोमेटिकली आपको लेके आ जाएगा। अगर नहीं भी लेके आ रहा, फर्ज करें आप स्टार्ट के ऊपर आ गए हैं, अपनी लाइन के स्टार्ट पे हैं, तो आपको यहाँ पे टैब दबाना पड़ेगा और आप इसके पी के नीचे आ जाएंगे। जो एक टैब का डिफरेंस आपने जो है वो देना है। पाइथन के अंदर टैब्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं देंगे तो आपके पास एरर आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एरर जो आपके पास आएंगे आम न्यूबीज को जो मिलते हैं, वो यही एरर मिलते हैं। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे कोई ना कोई जो है उसका फंक्शंस की जो जो भी उसका क्रक्स है, जो वो काम करता है, वो आपने यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो लिखनी शुरू कर देनी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कोई भी कमांड लिखना चाहते हैं और आपको अभी तक नहीं पता कि आपने ये फंक्शन की सिर्फ, कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ डिफाइन करना है, अभी मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं करना, कोई कमांड्स नहीं लिखनी, तो आप सिंपल पास लिख देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पास ऑन, कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका जवाब नहीं आता, तो कहते हैं आई विल पास इट ऑन। तो आप बेशक चाहें तो आप उसके नीचे पास लिख सकते हैं। पास का मतलब यह है कि अभी मैंने इसको सिर्फ लिखा है, अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, या मैं इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो मैं बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप फिर मल्टीपल अपने फंक्शन जो है उनको लिख सकते हैं। आप देखें कि मैं आराम से जो है वो मल्टीपल फंक्शंस जो है वो उनको लिख रहा हूं, एंड सो ऑन। इस तरह करके जो है वो आप अपने फंक्शंस जो है वो लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं वेबसाइट जनरेटर वाले फंक्शन को। अच्छा, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ये प्ले के बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके फंक्शंस जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो आ चुके हैं। आप जहां पे अगर नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आए और आप यहाँ पे जाके सिर्फ वेबसाइट टाइप करती हैं, टैब का बटन दबाती हैं, तो आपको ये फंक्शन की ऑटो कंप्लीशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ वेब लिखा है और टैब का बटन दबाया है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देगा। अगर तो ये कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी के अंदर ये फंक्शंस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसके अंदर आगे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे ये वाली, इसको एग्जीक्यूट करें, तो आप देखेंगे कि आपको अभी ये कोई इसकी आउटपुट दे नहीं रहा। आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा कि इसके अंदर हमने कोई डिफाइन जो चीजें हैं, जो इसके जो फंक्शंस के ऑपरेशंस है, वो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किए। तो फर्ज करें हम यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं, हम ये बेसिकली ऊपर वाला कोड ही ले लेते हैं ये सारा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा टैब कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन के अंदर आ जाए। अगर ये लाइन में नहीं होंगे तो आपकी या तो लॉजिकल एरर आएगा। लॉजिकल एरर से मुराद वो कंप्यूटर के एरर हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है वो ऊट पटांग किस्म के रिजल्ट्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, वो लॉजिकल एरर होते हैं। एक हमारे पास सिंटेक्स एरर होते हैं, जैसे ये ऊपर भी आपको लिखा नजर आ रहा है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर वो एरर होते हैं जिनके अंदर आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में कुछ सिंटेक्स आपने रॉन्ग लिखा हुआ है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये दो डॉट भूल गया था डालना, तो अगर आपने जानबूझ के या भूल गया डालना, तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये वाला सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, और अगर आप ये दो डॉट डाल देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। एक लॉजिकल एरर्स होते हैं, एक हमारे पास जो है वो सिंटैक्स एरर होते हैं। आपका जो वास्ता पड़ेगा ये इन दो किस्म के एरर्स के साथ पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास लेक्सिकल एरर्स होते हैं, मतलब और भी मुख्तलिफ किस्मों के एरर होते हैं, लेकिन आपका जितना गुजारा पड़ेगा वो इन दो चीजों से पड़ेगा, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर के साथ। ठीक है, तो लॉजिकल एरर्स को रिमूव करना मुश्किल होता है सिंटैक्स एरर का, क्योंकि हमें लिखा आ रहा होता है कि एरर है, तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। और जब मैं सॉरी मैंने जितने मेरे फंक्शंस थे उनको एग्जीक्यूट किया दोबारा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जनरेटर में आया हूँ, और जब मैं ये जनरेटर वाले टैब को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये देखें ये मुझे HTML पूरी की पूरी जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस के अंदर आप अपना जो भी आपकी कमांड्स है उनको लिखते हैं। अभी आपने एक चीज नोट करनी है, आपके फंक्शन में और स्क्रिप्ट में आप फिर फर्क क्या होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है आपका, आप उसको नाम के साथ बुला सकते हैं। जैसे मैंने यहां उसका नाम लिखा है, जब इससे पहले ये मैंने ऊपर स्क्रिप्ट डिक्लेयर किया था, इसका कोई नाम नहीं था, तो मुझे बार बार इसी के ऊपर आके इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता था।
अब मैं करता हूं कि मैं क्या करता हूं कि मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैंने यहाँ पे आके उसका फंक्शन का नाम देना, तो वो बन जाएगा वेबसाइट जनरेटर बन जाएगा। फिलहाल में हमने यहाँ पे जनरेटर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, और इसको भी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये हमारे पास ये ठीक काम कर रहा है। एक एडवांटेज आपके साथ ये होगा कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखा था आपने उसका कोई ना कोई नाम दे दिया है। अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि इसके साथ हम यहाँ पे इसको वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। मैं उसको कहता हूं कि नहीं भाई, टाइटल जो तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, ये अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब टाइटल जो है वो यूजर आपको प्रोवाइड करेगा टाइटल के नाम के साथ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि भाई जो हमारा टाइटल है वो है माय वेबसाइट टाइटल। ठीक है, तो अब पहले जो टाइटल था वो यहाँ पे लिखा हुआ था, आपकी वेब फंक्शन का पार्ट था। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको एज ए वैल्यू पास ऑन करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने मुलाजिम को कहते हैं कि जाके मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आओ, तो आपने उसको कहा एक गिलास लेके आओ, तो वो एक गिलास लेके आ जाएगा। आप उसको कहते हैं 10 गिलास लेके आओ, तो वो 10 लेके आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये भी बेसिकली आपका एक मुलाजिम है, जो आप उसको काम कह रहे हैं वो काम उसने कर दिया, उसका कोई ना कोई आपने नाम रखा हुआ है। ठीक है, काम वाली मासी का नाम है, इस तरह फंक्शन का भी कोई ना कोई नाम आपने रखा हुआ है। और उसको आपने कहा कि भाई उसका जो टाइटल है, जो पेज तुमने जनरेट करना है, अब वो मैं एज ए वेरिएबल तुम्हें दूंगा, और वो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे पाइथन में ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखें और उसके साथ ब्रैकेट के अंदर आप उसका वेरिएबल का नाम लिखें। ठीक है, मेरे केस में वो टाइटल है और उसका टाइटल की वैल्यू आप दे दें। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मुझे इसको दोबारा ऊपर वाले को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नीचे वाले को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप ये देखें कि वो मुझे उसने माय वेबसाइट टाइटल के साथ जो है वो एक नई वेबसाइट जनरेट करके दे दिया, पेज। मैं चाहूं तो यहाँ पे आप सिर्फ ये कह सकता हूं, ठीक है, कि जर्मन वर्जन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, मैं अभी सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। अब मैं सिर्फ इस फंक्शन को जनरेट करता हूँ, तो आप ये देखिए अब मुझे इसने जर्मन वर्जन वाली वेबसाइट जनरेट करके दे दी, या पेज जनरेट करके दे दिया। तो मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे ये पूरे कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैंने सिर्फ टाइटल चेंज करना है, तो वो पूरी की पूरा जो भी मैंने कमांड्स उसको दी हैं उसके मुताबिक उसको चेंज कर देगा। तो आई हैव टू ओनली डू वर्क ऑन दिस पार्ट, इसके ऊपर आप काम करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ आप ये चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैंने जो कंटेंट है वो भी अब ऐसे ही देना है, एक सेकंड वेरिएबल के तौर पे। ठीक है, तो अब हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे कहते हैं कि नहीं, जो मेरा कंटेंट है, कॉमा दे के आप चाहें तो एंटर करके नई लाइन पे चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट टाइप करें और कंटेंट के साथ आप अब यहां से इसको एज ए वेरिएबल पास करें। ठीक है, ऊपर वाले को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं और नीचे वाले को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब देखें आपके पास हमेशा वही आउटपुट आ रही है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, डू नथिंग, कोई भी आपने कंटेंट, आप कहते हैं मेरा कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब आप देखेंगे आपकी HTML अकॉर्डिंगली जनरेट हो रही है। आपको ये ऊपर वाले काम में आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसके जरिए आप फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस का कोई ना कोई नाम होगा, उसके कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर्स होंगे, वो इनपुट पैरामीटर्स जो होंगे उनके ऊपर वो कोई ना कोई ऑपरेशन करके आपको आउटपुट देगा। हमारे केस में जो है वो हमें आउटपुट जो है वो प्रिंट की फॉर्म में दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, वो इसने HTML को जो है वो प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा करके किया कि मैंने जो है यहाँ पे इसको टाइटल और कंटेंट यहाँ पे दिया। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से इसके बगैर भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, जो मेरी पहली वैल्यू है वो माय पेज है, कुछ भी आप उसको नाम दे दें, और जो मेरी दूसरी वैल्यू है वो मेरा कंटेंट है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखें कि वो उसके बगैर भी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था उसमें यह है कि आप वेरिएबल्स के नाम दे रहे थे उसको, तो वेरिएबल्स का नाम देने का फायदा यह होता है कि आपके पास एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो डाटा आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल्स के अंदर आ रहा होता है। फर्ज करें आपने चैट जीपीटी की कोई एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को कहा है कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो ये है, प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3, आपने 3 प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं जो आप चैट जीपीटी को दे रहे हैं और उसके मुताबिक वो आपको आउटपुट दे रही है। तो वो जो 3 प्रॉम्प्ट हैं वो आपने उनके वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इंटरनली हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम वेरिएबल्स के नाम दे रहे होते हैं उनको, और उसके मुताबिक हम उससे जो है वो आउटपुट ले रहे होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास जो पेज जनरेट हो रहा है वो दो वेरिएबल्स ले रहा है, टाइटल और कंटेंट, और उसके मुताबिक जो है वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरा जो टाइटल है वो एक सेपरेट वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, तो आप टाइटल दे सकते हैं, कंटेंट दे दें, और फिर यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे टाइटल कंटेंट। तो इस तरह भी आप चाहें तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा है। तो आप देखेंगे आप उसने उसके मुताबिक आपकी जो HTML है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह करके जो आपके वेरिएबल्स हैं और जो उनकी आउटपुट है वो काम करती है। आपने इनपुट के अंदर हमेशा, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने जब फंक्शन लिखने हैं तो उसको डेफ से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है, और उसके बाद उसका टाइटल लिखना है, सॉरी उसके जो इनपुट वेरिएबल्स हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मैं यहां पे ये टाइटल नहीं देता, अब क्या होगा? ठीक है, लेट से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें उसने हमारे पास जो है ना ये एक एरर दे दिया, इसको हम बोलते हैं टाइप एरर। जैसे मैंने आपको सिंटेक्स एरर का बताया था उस तरह यहाँ पे उसने हमें एरर दिया टाइप एरर का। टाइप एरर से मुराद ये है, और साथ में उसने लिखा भी है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। पोजिशनल आर्गूमेंट से मुराद ये है कि जो फर्स्ट पोजिशन पे ये वाला आर्गूमेंट था टाइटल का, वो तो आपने यहाँ पे दिया ही नहीं है, और क्योंकि आपने वो वैल्यू नहीं दी तो आपको एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास ये वाला केस हो तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। आप उसको इसके साथ आगे ब्रैकेट में इधर इक्वल टू का साइन दें, और आप साथ में लिखेंगे दिस इज डिफॉल्ट, या मैं ऐसे लिख देता हूँ टाइटल। ठीक है, और अब मैं जब इसको एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए अब एक और मसला आ गया। वो कहता है कि भाई तुमने पहले का दिया, तुमने दूसरे का डिफॉल्ट क्यों क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो दें। ठीक है, तो हम ये देखें कि हम आइटरेटिवली अपने प्रोग्राम को इंप्रूव करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बगैर वेरिएबल के नेम्स के साथ अपने एक फंक्शन जनरेट किया। सेकेंडली फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं अब हम इनके डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे देते हैं। करें मैं इसको कहता हूं कि नहीं मेरे जो है ये यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो कंटेंट जो है वो डिफॉल्ट आ गया। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखें एरर फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा। जाने का नाम ये इसलिए नहीं ले रहा कि आपको सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अब आप देखेंगे ये आपका एरर खत्म हो गया। एरर खत्म इसलिए हो गया कि जब आपने ये वाले कोड को जनरेट करना तो उससे पहले आपको ये वाला जो कोड है आपका जहाँ पे आपकी फंक्शंस की डेफिनेशन है इसको भी सेपरेटली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आपने नोट किया कि आपका जो टाइटल है वो रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर को यह नहीं पता, प्रोग्राम को यह नहीं पता कि टाइटल कौन सा और कंटेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप हमेशा ये लिखेंगे कि पहला जो है मेरे पास टाइटल है और फिर मेरे पास कंटेंट है। या आपने क्योंकि अपने जो फंक्शन है उसके जो नाम है वो ऑलरेडी वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे उनके नाम भी जो है वो लिख सकते हैं। आप कहते हैं कि टाइटल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, माई वेबसाइट टाइटल, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई वेबसाइट कंटेंट। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो माई वेबसाइट टाइटल। अगर ये चीज़ें कोई ऊपर नीचे हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, तो काइंडली मेरे से क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है। मसला ये है कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में ये पूरी डिटेल में चीज़ें समझानी ज़रा बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे, इसलिए कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लेवल पे चला जाऊं कि ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिक्लेयर कैसे हो रहा है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने में। मैं इस वजह से थोड़ा सा इसको जो है वो स्पीडी कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप देखें ये अब आपके पास टाइटल और जो है ना वो चीज़ें वो सारी की सारी जनरेट ठीक हो रही हैं। मैंने किया यहाँ पे ये है कि मैंने कहा है कि जो मेरा टाइटल है
वो जो माई टाइटल के वेरिएबल के अंदर चीजें आ रही हैं वो बेसिकली मेरा टाइटल है और जो मेरी कंटेंट है वो बेसिकली माई वेबसाइट कंटेंट है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे फर्ज करें कंटेंट नहीं भी दिया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप ये देखें कि आप ये इसको डिफॉल्ट कंटेंट के साथ जो है वो फिर भी डिस्प्ले करेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर को मैंने अब ये प्रोग्राम को एक्सप्लिसिटली बताया कि ये जो वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं ये टाइटल की वैल्यू है, ये कंटेंट की वैल्यू नहीं है, ये टाइटल की वैल्यू है। तो मैंने उसको वेरिएबल उसको स्पेसिफिकली बताया है। अगर आप ये बाकी बहुत सारी जैसे सी प्लस प्लस में या दूसरी लैंग्वेजेस है उनमें ऐसे नहीं होता। ये पाइथन के अंदर है कि आपको वेरिएबल का नाम लिया और वेरिएबल की वैल्यू आप जब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि भाई किस वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं उसकी आपने वैल्यू दे देनी है वहां पे। आप चाहें तो आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर इनपुट करते हैं, उनसे आप आउटपुट करते हैं। आउटपुट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट की कमांड को देखेंगे कि प्रिंट के जरिए आपने उसको कैसे लेना है। या हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी देखा है, ये राइट की कमांड को भी देखा है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ इसको प्रिंट की कमांड तक रखते हैं। अदरवाइज ये चीजें मेरे ख्याल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। आप सिर्फ जेन में ये रखें, जब आप फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन की प्रैक्टिस कर रही हैं, इस वीडियो को जरा दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। डेफ से स्टार्ट करना है, फंक्शन का नाम देना है और उसके बाद आपने वेरिएबल्स लिखने हैं अगर आपने वेरिएबल देनी है, और उसके ऊपर कोई ना कोई आपने ऑपरेशन करना है। हम एक छोटा सा एग्जांपल और भी ले लेते हैं। फर्ज मैं कहता हूं मेरे पास ऐड का फंक्शन है, ये दो वैल्यूज को लेता है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और उनको ऐड करता है। तो मैं यहाँ पे सर जी बोले। सर ये जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं पैरामीटर्स के अंदर, तो इसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं है? हम और भी दे सकते हैं ना जितने आर्ग्यूमेंट आपका आपने दिल दो। चाहता है आप दें। मेरे ख्याल में जो अपर लिमिट है शायद 64 या 256 की है, मुझे भी अभी जेन में नहीं है कितने की लिमिट है, लेकिन नॉर्मली हम लोग उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो आपका जितना दिल करता है आप उसको दें। ओके सर। जी, अपर लिमिट का मेरे जेन में भी इस वक्त नहीं आ रहा, आउट ऑफ माइंड नहीं है कि कितनी है अपर लिमिट। चल लगे हाथ में भी देख लेता हूँ। लिमिट ऑफ पाइथन फंक्शन पैरामीटर्स। जी 255 इसकी टोटल लिमिट है। तो वो ओके 64 नहीं है, सर। 255 लिमिट है। तो वो मेरा गैस जो था दूसरा ठीक था। तो आप 255 पे इसको दे सकते हैं। अच्छा, तो जब आप करेंगे तो आप इस तरह करके इन वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। और अब ये देखें, ऐड का मतलब ये है कि आपने फंक्शन के अंदर बताया कि भाई ऐड करो दो वैल्यूज को, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को। मतलब सिंपल बेसिक मैथ का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसके जरिए अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने वेबसाइट का जो एक सादा HTML का पेज जनरेट करके भी देखा है, अब हम दो वैल्यूज को ऐड करके भी देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें तो अब आपका ये जो फंक्शन है ये मेमोरी के अंदर आ गया। आप यहाँ पे जाएं, ऐड करें, 3 और 4 को ऐड करें, एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो 7 है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, आप कहते हैं ऐड करो वैल्यू 1 को, वैल्यू 1 जो है वो मेरी 3 है और वैल्यू 2 जो है वो मेरी 4 है। अब इसको एंटर करेंगे तो आप फिर भी देखेंगे कि आपके पास जो है वो 7 आ रहा है रिजल्ट। आप चाहें तो फर्ज करें हमने यहाँ पे 7 किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको फर्ज करें नहीं करता, मेरे पास वैल्यू 1 नहीं है, अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। उसकी वजह ये है, यहाँ पे मैंने इसकी दो ना डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दी हुई। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 की डिफॉल्ट वैल्यू दे दूँ 3, ठीक है, कि हमेशा 3 जो है वो एज ए डिफॉल्ट लेना है, तो अब आप देखेंगे कि ये एरर जो है हमारा वो खत्म हो गया है। एक मिनट, हमें दूसरे को भी करना पड़ेगा, एक मिनट। तो अब ये देखें आपके पास अगर कोई वैल्यू मिसिंग भी है तो फिर भी ये जो है ना आपकी कैलकुलेशन जो है वो आगे करता जाएगा। आपने बस ये ज़हन में रखना है, जब वैल्यूज़ को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रहे हो, ये जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है,
तो आपने इस तरह करके उसको डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है। अगर आपने एक को दी और दूसरे को नहीं दी तो आपको जो है वो एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो एरर से अवॉइड करने के लिए बेहतर यह है कि आप सबकी हम डिफॉल्ट वैल्यूज दें। इसके अलावा आजकल हम टाइप्स भी देते हैं, वैल्यूज के अलावा हम टाइप्स भी स्पेसिफाई करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ वेरिएबल का जो है ना एज ए इंटीजर लेना, स्ट्रिंग नहीं लेनी। उससे हमें फायदा ये होता है कि हम हमारे पास फाइन ग्रेड कंट्रोल आ जाता है अपने डाटा के ऊपर। लेकिन आपको सिर्फ ये ज़हन में रखना है, अभी ये रखना है कि आप डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे, वेरिएबल्स का वैल्यू नाम देंगे, उनकी कोई वैल्यूज होंगी और उसके ऊपर आपने ऑपरेशन करना है, जैसे कि हमने ऐड के केस में किया है या हमने वेबसाइट की पेज की जनरेशन की फॉर्मेट में किया। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये अब आपके पास आ गई हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है आज के लिए जो है ना हमारे लिए ये इतना ही काफ़ी है कि हम जो है सिर्फ ये फंक्शंस को देख लें, और इसके अलावा जो HTML को जनरेट करने के लिए मैंने एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, इसको जो है आप ज़रा देख लें। फाइल ओपन की है, फाइल क्लोज की है, और जो उसके बाद हमारे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर मैंने आपको बताया है, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। अम, तो सेशन को हम यहीं तक सिर्फ रखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली पूछ लें, फिर हम उसके बाद जो है ना सेशन को क्लोज करते हैं। किसी किस्म का कोई सर क्वेश्चन है हम तो पूछ लें। इसको डेटा पे भी देखेंगे ना? जी जी, डाटा असल में मसला ये है कि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, हम रियल डाटा के ऊपर तब तक हम उस तरह जा नहीं सकते। अगर फर्ज करें मैं हम ये करेंगे कि हम जो है ना मतलब फर्ज करें गूगल सर्च कंसोल का डाटा डायरेक्ट लेके आएंगे और उसको फिर हम लोड करके जो है ना हम डाटा को देख लेंगे। या जैसे ओके मैंने सर। आपको HTML का बताया है, तो HTML में ये है कि आप एक फाइल के अंदर अपनी वेबसाइट के पैरामीटर डाल दें और उसके साथ आप HTML को जनरेट करवा दें। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट अवर वेबसाइट। जैसे कि ये मैंने अपनी वेबसाइट ऐसे ही बनाई हुई है, ये वेबसाइट। तो इस तरह करने का सर एडवांटेज ये होता है, एडवांटेज भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सोर्स कोड में जाएंगे ना, तो मेरे पास वर्ड प्रेस की निस्बत ज़्यादा कंट्रोल है कि मैं अपनी मर्जी के जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं ना SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये मेंटेन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, जब अगर आप फर्ज करें ये यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपको जिस बंदे ने थीम बनाया हुआ है या जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं उसके उसके ऊपर जो है ना आपका जो है ना ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। तो हमारे केस में हम ऐसे नहीं करता, मतलब मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये पूरी की पूरी वेबसाइट इस वजह से फिर खुद जो वो पाइथन में इसको मैंने ऐसे जनरेट किया हुआ है। तो आपने वेबसाइट नहीं बनानी, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों का वेबसाइट में इंटरेस्ट हो तो वो वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जो फंक्शंस होते हैं वो हम ऐसे करते हैं। आप HTML का पेज जनरेट कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के पेजेस जनरेट कर सकते हैं। उनके अंदर आप फर्ज करें आपका कोई डाटा आ रहा था, लेट्स से कि आपके पास स्टॉक का कोई डाटा आ रहा है, या आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस में फर्ज करें आपके पास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का डाटा फर्ज करें, तो आप चाहें तो आप उस डाटा को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो फिर अब आपके ऊपर है कि आप उसका डाटा को कैसे डिस्प्ले करना है। हमारे केस में तो मैंने HTML यूज किया, आप HTML के जरिए भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए आपको HTML आनी चाहिए। अगर आप वैसे डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमारे पास फिर पाइथन के अंदर पैकेजेस हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब है, तो हम मैटप्लॉटलिब के जरिए भी हम उसको चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं और इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसके मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अनलिमिटेड है। और सर आपने मतलब कि अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आपने पाइथन के थ्रू बनाई हुई है, तो आपने उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया है? जी, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज की हुई है। जो जावास्क्रिप्ट है वो कुछ हिस्सा उसका जनरेट हुआ हुआ है और बाकी जो हिस्सा है वो मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है। बस थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट है, ज्यादा नहीं है। ओके। ये नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट के बगैर आज के दौर में वेबसाइट जो है वो तकरीबन नामुमकिन सी बात ही नजर आती है। जैसे आप जहां पे जाएंगे ना, ये वाली जगह मैं आपको यहां से दिखा भी देता हूँ। ये जो साइन अप का फॉर्म लगा हुआ है, ये वाला, ये इसके बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट है। यस सर, विदाउट जावास्क्रिप्ट तो नहीं बन सकता ये। नहीं बनेगी। तो जब आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा जो है मुझे ईमेल हो जाता है। तो ये गूगल की शीट पे ऊपर भी आता है और मुझे ईमेल भी हो जाता है। तो मैंने कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं ली हुई, जैसे मेल चिम्प वगैरह होते हैं, मैंने वो नहीं ली हुई, मैंने अपने पास डाटा रखा हुआ है इसका। तो सर फिर पाइथन के साथ साथ जावास्क्रिप्ट अगर आपको आए तो ज़्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि फिर इस तरीके से तो नहीं आप डेवलप कर सकते अपनी वेबसाइट जी, खुद। आपको आनी चाहिए, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये एक आज ही मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। पाइथन
आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो पाइथन का फाउंडर है ना, ठीक है, ये वो बंदा जिसने पाइथन बनाई है, गुइडो फान रोजुम जो इसका नाम है, और ये है बेसिकली उधर से हॉलैंड से, नीदरलैंड का रहने वाला है। इसका ना एक काफ़ी पुराना ब्लॉग है, वो मेरी नज़र भी आज उसके ऊपर पड़ी है, तो वो मेरे जेहन में अभी आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये इसने पाइथन की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर ये ना लिखता रहता है। ये एक इसकी ब्लॉग पोस्ट है, इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पार्टिकुलरली आप में से वो जो जावास्क्रिप्ट वगैरह और डरे हुए हैं कि एआई आ गई है तो क्या हो जाएगा, तो इसने ये एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है, व्हाट टू डू विद योर कंप्यूटर साइंस कैरियर। और एट द एंड यहाँ पे वो लिखता है रिगार्डिंग एआई, एआई आ रही है तो आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे मेरे ख्याल में इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू डू बेटर देन एन एंट्री लेवल वेब डेवलपमेंट जॉब, दैट पार्टिकुलर इंक्लूड एडिटिंग HTML एंड CSS। अगर आप ये वाला काम कर रहे थे ना HTML और CSS का, तो आपकी नौकरी गई एआई के आने से। कोशिश करें आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव और जो है ना वो मतलब ज़्यादा अच्छा काम करें। इसका मैं लिंक आपको जो है ना आपके साथ वैसे शेयर कर देता हूँ, इसको पढ़ें। इसका जो कंटेंट है बड़ा अच्छा, मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो है अपने ब्लॉग्स के अंदर बताते हैं। इनका काम अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना होता, मतलब ये आपको कोई ना कोई चीज़ बताने के लिए बैठे हुए हैं। ये मैंने लिंक जो है इसका शेयर किया है, इस ब्लॉग को ज़रूर पढ़िएगा। तो कि आप जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीख लें, अगर आपका दिल चाह रहा है तो कर लें, नहीं भी आता हुआ तो आप सिर्फ पाइथन के ऊपर फोकस करें। पाइथन इज़ द की, मतलब आपको पाइथन जो है वो आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, मैंने हाल में मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी कि नहीं बताई। ये एक वेबसाइट है पाइस्क्रिप्ट के नाम से। तो ये पाइथन को ब्राउज़र के अंदर रन करती है, और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे जावास्क्रिप्ट करती है, बल्कि ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जैसे ये इन्होंने टू डू लिस्ट ऐप जो है वो बनाई हुई है, ये आप पाइथन के अंदर बनी हुई है ऐप। ये बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है जैसे हमने आज HTML का पेज जनरेट किया ना, यस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह उन्होंने ये ऐप बनाई हुई है, और इसकी बैक एंड पे पूरे का पूरा जो है वो चल रही है, पाइथन चल रही है। सर मैं इससे पूछ रही थी, मैंने ना वेब डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, डिज़ाइनिंग मुझे कम्प्लीटली आती है। अब मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, तो आपने डिज़ाइन किया है, मैंने मैंने ये पूछना था, कंफर्म कर रहे थे कि जस्ट पाइथन से ही गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे हाँ, वो समझ नहीं आती है जब भी मैंने उसको सीखा है। जावास्क्रिप्ट, जो बंदे पाइथन वाले हैं उनको हमेशा जावास्क्रिप्ट से नफरत है, और जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं उनको पाइथन से नफरत है। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे दुनिया की सबसे जो मुश्किल तरीन ज़ुबान लगती है वो मतलब मुश्किल तो नहीं है, मतलब जिसमें काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, वो जावास्क्रिप्ट है। मेरे उसमें साथ भी मुझे ऐसे मेरे ही हाल में मैंने उसको 8-10 सीखा है। 8 to 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनमें मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन सबसे जो मतलब जिसको कहते हैं ना जान जाती है, वो मेरी खुद भी जावास्क्रिप्ट में जाती है। although we have to write it, we have to use it। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मतलब ये मेरी वेबसाइट है तो ये मैंने बनाई तो हुई है ना, उसी को यूज़ करके किया ना। अब ये देखें, ये टू डू लिस्ट जो है ये पूरी की पूरी आपको पाइथन जो है नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे यस। राइट क्लिक करके पेज सोर्स को देखें, तो ये पूरा का पूरा HTML लिखा हुआ और दरमियान में ये पाइथन का कोड है। ये देखें, यस। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ये डेफ के साथ उसने फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये वही फंक्शंस हैं जो आप भी लिख रहे हैं, आज आपको थोड़ा सा मैंने बताया है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा यस। सा, ये आर्ग्स और KWS क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये देखेंगे वो डेफ के साथ उसने फंक्शंस जो है इस तरह बनाए हुए हैं, तो इसके साथ आप अपनी वेब एप्स जो हैं वो भी बना सकती हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर। सर जी एक हाँ, ब्राइथन या वो इस टाइप का आपने बताया था, वो पता नहीं जी, वो आप वो ब्राइथन को तो। भी यूज कर सकते हैं। ब्राइथन के बाद जो मार्केट में नई चीज आई हुई है वो ये पाइस्क्रिप्ट है। ब्राइथन भी आप यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने दोनों चीजें बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको कीवी का बताया था जिसके जरिए आप एप्स लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप बीवेयर के जरिए भी एप्स लिख सकते हैं। ये दो बड़े पैकेजेस हैं। ठीक है, इसके जरिए भी आप मोबाइल की एप्स जो हैं वो पाइथन के अंदर बना सकते हैं।
बीवेयर के जरिए और कीवी के जरिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। कीवी जो है वो ज्यादा मेच्योर है और बीवेयर जो है ये नेटिव आपको फील देता है। यानी आपने अगर ऐप बनाई है ना इसके लिए, ओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए बनाए, तो वो एंड्रॉयड की फील देगी आपको, जो भी लोकल फील होगी उसकी, विजेट्स की। आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स टूल्स हैं तो इनका फायदा ये है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो एक ही काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं आपके पास। तो जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा मशहूर हो जाती है। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। सर लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन और किया था आपसे, जी मीटिंग एंड हो गई थी। मैंने नीश से रिलेटेड आपसे पूछा था एफिलिएट ब्लॉग लिखने का। जी। तो कौन सी नीश सेलेक्ट करनी चाहिए? वो नीश का एक सेपरेट मैं जो है सोच रहा हूँ मरियम के साथ जो एक सेशन रखूं जिसमें आपको नीश के बारे में मैं बताऊं कि हम नीश जो है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। यस सर, क्योंकि रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं कोशिश मेरी ये है कि ज़्यादा जो है वो डाटा साइंस वाली चीज़ें हैं। मतलब आप मेरे से ये पूछें कि जो सर्च वॉल्यूम है कीवर्ड का वो कैसे निकाला जाता है। आपने कोई टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि Ahref यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने जो वॉल्यूम लिखा होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है नंबर्स की बेस पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊं तो वो ज़्यादा सेंस करेगी, बजाय ये कि हम वो टूल्स को यूज़ करने बैठ जाएं या इस तरह डाटा के साथ मतलब नीश सिलेक्शन करने बैठ जाएं। वो फिर हमारा टाइम जो है वो पहले ही बहुत थोड़ा सा टाइम है इसके लिए। तो वो मैं मरियम के साथ सेपरेट सेशन रखता हूँ और वहाँ पे आपको बता दूँगी, एक दो नीचे निकाल के भी दिखा दूँगा। चलिए ठीक है सर, नो इशू। मैं आज बात करता हूँ उनसे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीकेंड हमारे पास तो लॉन्ग वीकेंड है, 1 मई की छुट्टी है, तो शायद उसके अंदर जो है ना 1 मई को मैं उसको रखता हूँ। मैं अभी उस मरियम से बात करता हूँ तो फिर वो जो भी उसका होगा ना उनके पास अवेलेबिलिटी होगी स्लॉट की, उसके मुताबिक उसको रख लेंगे। तो कोशिश मेरी यही होगी कि फ्री टूल्स के साथ आपको नीश रिसर्च जो है वो बता दें। मतलब मोस्टली एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स को यूज़ कर सकती हैं, चैट जीपीटी को यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आपने बैचमेट टेक्निक है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए डिफरेंट जो प्लगइन्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो आपको मतलब Ahref या जो है हमारे पास सैमरश अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप रिसर्च कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है टूल्स, मतलब ज़रूरी हैं, मतलब अच्छे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बगैर भी तो लोगों ने काम करना है ना, या जब वो नहीं था तब भी लोग काम करते थे। यस सर, थैंक यू सो मच। सर एफिलिएट मार्केटिंग करें या एडसेंस? अच्छा, इन दोनों के अलावा भी चीज़ें होती हैं, आप दोनों में से कुछ भी कर लें। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर लुक्रेटिव जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, आप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग माइलेज जाना पड़ता है एडसेंस के लिए कुछ 4 पैसे बनाने के लिए। मतलब आपने कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार लाख की ट्रैफिक लेके आनी है ताकि आपके कुछ 4 रुपए बने तो सही ना यार। और वो भी आपको फिर वो वेस्टर्न टायर के साथ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान या इंडिया की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा आपको वो गूगल एडसेंस भी नहीं देती, या इजाइक के ऊपर आप फर्ज करें आपने लिया हुआ है, मीडिया वाइन पे लिया हुआ है, डिपेंड करता है आपने पार्टनर प्रोग्राम किन के साथ लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर इनको कंपेयर करें तो आप दोनों को इकट्ठा भी चला सकते हैं। यानी आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट भी करें और एडसेंस भी चलाएं, दोनों को इकट्ठा भी चला सकते हैं। लेकिन अगर एक बात पूछेंगे तो वो मेरे हाल में एडसेंस ज्यादा, वो सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग में पैसे ज्यादा है। और वो भी वो वाली एफिलिएट मार्केटिंग जो अमेजोन के साथ हम नहीं करते, हम जो है वो थर्ड पार्टीज के साथ करते हैं। जैसे कि मैं इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं जो है वो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है जर्मनी में हम करते हैं। तो मैं खुद नहीं कर रहा, मेरा स्टूडेंट है वो कर रहा है, तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कर रहा है। अब वो एक बंदा लेके जाता है उसको 400-500 यूरो उसका मिल जाता है, एक बंदा रिकमेंड करने का। तो आपने महीने के 5-10-15 भी किए हुए हैं, आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, या 20 या 100 करते हैं जितने भी आप करें। तो वो हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर पैसे आपके ज़्यादा बनते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की एग्जांपल मेरे सामने है तो इस वजह से मुझे उसका ज़्यादा एग्जांपल का पता, तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके। सर ये जो आप बता रहे हैं ये आप बताएंगे मरियम के साथ सेशन रखेंगे जब? मैं चले उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस किस्म की वेबसाइट्स होते हैं जिनके आप साथ आप पैसे बना सकते हैं। इवेंट बिलोंगिंग होती है, या इस तरह करके आपके पास टूल्स की वेबसाइट्स होती हैं, एपीके की वेबसाइट्स होती है, मोड एपीके की। और इस तरह जो है ना 5-6 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। अब तो हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, तो इसकी वजह से अब हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टूल जो है ना वो सॉरी कंटेंट आ रहा है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ वेबसाइटें मार्केट में अब आ गई हैं, ये पहले नहीं थी होती, यहाँ से 4-5 माह पहले तक ये नहीं थी होती, अब है। तो
इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी इसके अंदर थोड़ा सा मैं इंक्लूड कर दूँ। एक सेशन के अंदर वो चीज़ें फिर मुश्किल हो जाती हैं, तो इसको पैक करना ज़रा, कंटेंट इतना ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, जो चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन देखते हैं कितना हो जाता है उसके अंदर। ओके, थैंक यू सर। तो आप इनको देखें, इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं, और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है तो काइंडली क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जो अगर नहीं आता तो उसके सिर्फ एक ही मतलब होता है, या तो सबको समझ आ गया या किसी को समझ नहीं आई। मेरा आपने पूछा है ये पाई साइड 6.6 का, ये आपने नहीं करनी है। मैंने आपको सिर्फ बताया था कि हम इसके साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं। इस कोर्स के अंदर आपने वो नहीं करने। जिन लोगों ने गुई वगैरह की एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, ये उनके लिए है, सिर्फ बताने के लिए था वो। आपने उसको नहीं करना। हम इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना जुपिटर लैब के ऊपर रखेंगे, और साइंटिफिक उसका जो पोर्शन है या एनालिसिस का, सिर्फ वो करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे हम यहाँ पे। क्योंकि उस तरह तो आप देखें, हमारे पास इधर जर्मनी में 2 साल का सिर्फ एमएस होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको डाटा साइंस सिखाते हैं, सिर्फ 2 साल में। तो अब हमारे पास अगर 2-3 माह का टाइम है, तो मैं सारी चीजें स्किप करके सिर्फ मोटी मोटी चीजें जो है वो आपको वो ही बताऊंगा। सर आपने जो एफिलिएट नेटवर्क बताए हैं सर जी, जी जी सर कौन कौन से सर जी? अमेजोन के अलावा सर जी, क्लिक बैंक हो गया, वॉरियर प्लस हो गया। नहीं 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 नहीं, ये काम ना करें आप, ना इनको ना करें। हाँ जी। मतलब ये आप कर सकते हैं, मतलब इससे भी 4 पैसे आपके अच्छे बन जाएंगे, लेकिन कोशिश करें नॉन ट्रेडिशनल वे में जाएं। जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि मतलब हम आप देखें, फर्ज करें आपकी टारगेटेड कंट्री कौन है, फर्ज करें आप जर्मनी के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, तो जर्मनी में आप देखें कि सबसे बड़ा आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो वो क्या, आप अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की नीश में काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपकी जी सर। नीश के अंदर वो सबसे बड़ा जो प्रोवाइडर है वो कौन सा है, उनके एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर जाके आप साइन अप कर रहे हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें आपकी ऐसी नहीं है, तो आप फर्ज करें आप उसके ऊपर चले जाएं। अगर आप करें इम्प्रूवमेंट की नीश में, होम इम्प्रूवमेंट की नीश पे काम कर रहे हैं, तो आप चुप हाँ जी। करके जो है इसको क्या, एटसी के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। आप अपनी ट्रैफिक को डायरेक्ट अच्छा। एटसी पे भेजें। हाँ तो जी। आपको थोड़ा सा नॉन जो मतलब क्रिएटिव हो के नॉन ट्रेडिशनल वे में देखना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि जी सर। अमेजोन तो इट्सल्फ बहुत ज़्यादा पिट चुका है इसका, मतलब हर दूसरे बंदे की वेबसाइट अमेजोन पे है। फिर हाँ अमेजोन, जी सर। मतलब वो अमेजोन के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पैसे देता, देता भी है कि नहीं देता। जी सर। तो उसके मुकाबले में आप मेरा मैं आपकी नीश पे डिपेंड करता है, नीश क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश पे काम कर रहे हैं, आप देखें, आपने जैसे वालमार्ट है, इस तरह और बहुत ज़्यादा कंपनियां होती हैं। मुझे क्योंकि जर्मनी में मैं करता हूँ, तो मैं जर्मनी का आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। तो हमारे पास जैसे मीडिया मार्केट होती है यहाँ पे, या इस तरह की और जो कंपनियां हैं, तो आप उनके साथ अफिलिएट ले लें, और उसके ऊपर जो है आप अपनी मतलब अफिलिएशन कमीशन के लिए अप्लाई कर दें, आपको अफिलिएट कमीशन इसमें मिल जाता है। तो वो आपको 5% मिलता है, 10% मिलता है, बाद दफ़ा 25-25% तक भी देते हैं। वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट पे तो नहीं मिलता आपको, लेकिन जी सर। जैसे जो सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर आपका प्रीमियम ज़रा ज़्यादा होता है। अमेजोन वाले तो सर जी वैसे ही थोड़ा सा देते हैं ना, अब उन्होंने तो वैसे कम, बहुत कम कर दी है। मैं अगर ढाई मैंने किया परसेंट या नहीं है तीन लेकिन मैंने परसेंट कर सुना रहा होगा, है। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। डिपेंड करता है आप किस ब्रांच के हम्म। ऊपर काम कर रहे हैं। जी सर। तो वो तो थोड़े देते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के हिसाब से बंदा कहता है जो आ रहे हैं वो ठीक है, चलो आ तो रहे हैं ना। जी सर। सर बेस्ट मार्केट सर कौन सी है, मतलब जो टारगेट कर रहे हैं सर? हर बंदा यूएसए में कर रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि जितनी नॉन सैचुरेटेड मार्केट के अंदर आप जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके पैसे बनने के चांस ज़्यादा है। जी सर। यानी और फिर उसके अंदर काम करना भी आसान होता है। जैसे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो जर्मन का और अमेरिकन मार्केट का, यूएस मार्केट का, या हाँ जी। यूके के अंदर भी है, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो मैं फिर उसको एक ही मार्केट कंसीडर करता हूँ। तो मैंने ये चीज़ जी नोट सर। की है कि आपके जो पैसे हैं वो उन मार्केट्स में ज़्यादा बनेंगे जिनमें एंट्री बैरियर है। हाँ जी। यानी और जहां पे आपकी रिसाइज जरा ज्यादा, जैसे आप जर्मन मार्केट में देखेंगे, तो जर्मन मार्केट में आपके पैसे बनेंगे और आपको हिट भी कम पड़ेगी। जी सर। आपको कंटेंट जर्मन में चाहिए होगा, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर लेकिन आपके सर, पैसे ज्यादा बनेंगे। लेकिन सर आप तो अब सर नेटिव में सर आप मतलब लिख सकते
हैं आप उसमें, तो वो उसके लिए हमारे लिए इशू है ना, मतलब अगर हम इटालियन को टारगेट करते हैं, जर्मन को टारगेट करते नहीं हैं, आप सिंपल किसी जाएं ऑर्केस्ट्रा को डीपल पे टारगेट जाके करते हैं। ट्रांसलेट कर लें इसको, इसमें क्या मसला है? सर किसमें? ये डीपल ट्रांसलेटर पे जाए ना। हाँ जी। तो सर इसमें सर फिर ऐसी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे उसकी? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा जो है ना, जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएंगे ना तो आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टेल अब हाँ जब जी। आप कीवर्ड की स्टफिंग करना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो तब आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, हाँ जी। यही एंट्री बैरियर है, उसी को आपने रिमूव करना है। अब ये देखें, मैंने आपने लिखा राइट दिस इन जर्मन, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब ये आपके हाँ पास जी। 3 इसकी अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, इनमें से बेहतर कौन सा है ये मैं आपको बता सकता हूँ, आपको खुद नहीं पता चलेगा। जिस बंदे को जर्मन आती है वही बता सकेगा। तो ये इसका एंट्री हाँ जी सर। बैरियर है, बस ये आपने किसी तरह रिमूव करना है। जी सर। और ये मजे की बात है, ये तीनों ठीक है। अब इनमें हाँ से जी। पहले वाला लगाना है, दूसरा लगाना है या तीसरा लगाना है, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी। जैसे पंजाबी में वो बड़ी सर- मशहूर मिसाल है ना, वट वाली मिसाल हम देते हैं, आज बड़ा वट हाँ है, जी सर जी। मनु तेरे तो बड़ा वट हाँ है, जी। आज तो बड़ा वट हाँ चढ़े है, जी। रस्सी ने भी वट दो। हाँ जी मतलब सर वो जी। आप देखें वट के आपके सर जी पास बहुत जो है मसाला नहीं दस जी। पंद्रह मीनिंग आ जाते हैं। अब कौन सा वट लगाना है यहाँ पे? तो सेम हाँ जी जर्मन में सर। भी यही है, प्रॉबेबली इटालियन में भी ऐसे होगा। मुझे क्योंकि जर्मन और स्पेनिश का और फ्रेंच का पता है, तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ आपको। हाँ तो जी सर। इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मार्केट के अंदर, लेकिन इसी वजह से लोग कम आते हैं इसमें। एंट्री बैरियर भी जो सर है यहाँ पे आपके पास वो सर फिर है। सर फिर लैंग्वेज सीख लें सर जी, एक नहीं मतलब अगर 3 महीने ला के साथ में ये लैंग्वेज नहीं, सीख लें थोड़ा सा। लैंग्वेज ना आप सीखें, आप ये हाँ जी। देखें कि आपका जो कंपटीटर है उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ कीवर्ड, आप उसको स्टफ कर लें। जी सर। तो अब मतलब मैंने अगर लिखा हुआ है बेस्ट लैपटॉप का, ठीक है, अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे ठीक लिखे हुए हैं। हाँ अब जी आप सर जी। देखें कि बेस्ट लैपटॉप फॉर किड्स की जर्मन वेबसाइट है, उसके अंदर जाके देखें उसने कौन सा यूज किया हुआ कीवर्ड, आप वो कीवर्ड लगा दें अपने वाले पे। और सर इसके लिए सर तो फिर कीवर्ड सर कैसे फाइंड करेंगे इसके रिसर्च सर जी? उसका तरीकाकार ये है कि जब आपने कीवर्ड्स करने हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, जब मरियम के साथ मेरा सेशन होता है ना, उसमें मैं जर्मन वाला वर्जन जो है उसका भी ना थोड़ी सी मैं बता दूँ, क्योंकि जर्मन का मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जी सर नेटिव जी। लैंग्वेज है। इसका मैं बता दूंगा कि ये आपने कीवर्ड्स वगैरह निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। जी सर जी ठीक है। हाँ, तो हम एक जर्मन की एग्जांपल ले लेंगे, एक इंग्लिश की ले लेंगे, तो मैं उनके साथ ये सेशन रख लेता हूँ। जी सर जी। तो आप इस तरह करें, नॉन नॉन ट्रेडिशनल जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जाके भी इसको एक्सप्लोर करें। इसके अंदर जी एक तो सर। कंपटीशन कम है। मजे की हाँ बात जी। मैं बताऊं, मेरा हाँ जो जी। जाती एक्सपीरियंस है, आप ये देखें, मैंने यहाँ पे जर्मन में इसको टाइप किया है, आपको पता चलेगा कि 2-4 वेबसाइटें और उसके बाद कोई कंपटीटर ही कोई नहीं इधर बैठा हुआ। अच्छा यहाँ जी पर सर जी किड्स, अच्छा मतलब। ये जो कीवर्ड है इसके अंदर तो ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन फर्ज करें आप कोई नॉन ट्रेडिशनल नीश लेते हैं, जैसे पिंग पोंग ले लिया आपने, ठीक है, या पिकल बॉल है, नीश है, ठीक है। हाँ जी। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पे भी बैठे हुए बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट जर्मन के अंदर है ही नहीं। जी सर। ये एनडीआर की ये पिकल बॉल के बारे में एक आ रही है, और ये अच्छा ये जो है वो है, अच्छा ये भी उनकी एसोसिएशन की वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन है ना, जैसे पाकिस्तान हाँ क्रिकेट जी सर जी। क्रिकेट बोर्ड, इस तरह की ये सोसाइटी है। हाँ जी। इसके बाद आप मतलब बनाओ देखें रैंक कर दिया बस। है ही कोई नहीं, मतलब पिकल बॉल हाँ के जी ऊपर सर जी। जर्मन में वेबसाइट, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग कम खेलते हैं या बहुत ही कम खेलते हैं। हाँ तो हाँ जी। आपने ये भी देखना कि उसके ऊपर कोई ट्रैफिक भी आ रही हो ना, ऐसे वेबसाइट तो नहीं बनानी, क्योंकि हाँ जर्मनी में जी ये सर लोग जी। नहीं खेलते। तो आपको बहुत सारी हाँ नीचे ऐसी मिलेंगी जिनके ऊपर कंटेंट ही कोई नहीं पड़ा हुआ जर्मन में, हाँ जी। तो इंग्लिश का कंटेंट रैंक हो रहा है उधर, तो इस तरह की नीचे आप जो है वो भी ढूंढ सकते हैं। जी सर जी। ठीक है, अच्छा ये हमारा सेशन जो है वो अभी क्लोज हो रहा है। मैं जो है आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह और बाकी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, और हाँ जी आप सर जी। इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडे को रखेंगे, और मरियम के साथ वाला जी सेशन मैं सर आपको बाद इंशाल्लाह। में बता दूंगा, जी वो सर मरियम इंशाल्लाह। अपने ग्रुप में जो है उसको पोस्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन ऑफ जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्रामिंग का तो आप प्लीज़ फेसबुक के ऊपर इसको पूछें, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम हो जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सर से गुजर जाएं, पार्टिकुलरली वो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है।
सर जी वो जो जब सर प्रैक्टिस करते हैं ना बाद में मतलब सर फिर सर इशू आते हैं और फिर मतलब पता चलता सही तो सर जब खुद बंदा अपने हाथ से करता है जब। जी जी बिल्कुल। जी सर। चलें सही है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखें। और इसको फिर हम जो है वो डिटेल में देखते हैं।